आपने जो लाइट रिएक्शन रन किया था, तो लाइट रिएक्शन रन करने से एटीपी कैसे बनता है ना? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने लाइट रिएक्शन क्यों किया, लाइट रिएक्शन से फायदा क्या था? तो लाइट रिएक्शन से व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द लाइट रिएक्शन? एक मिनट, 1 मिनट, इस पेज को चेंज करता हूं। ठीक है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लाइट रिएक्शन? तो लाइट रिएक्शन से हमें एटीपी बनाना था। एटीपी कैसे बनेगा? एक हाइपोथेसिस है जिसे कहते हैं कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। दिस थ्योरी इज कॉल्ड कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक, अब ये कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से एटीपी कैसे बनता है, जिसे एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था पीटर मिशेल, एंड दे गॉट द नोबेल प्राइज। पीटर मिशेल ने एक कॉन्सेप्ट बताया कि एटीपी कैसे बनेगा, जिसे हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, जिसे आप कहते हो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कुछ प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेंगे, कुछ बनेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट। कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है वो पढ़ना है। कुछ बनेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट, और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट को आप ब्रेक करेंगे, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट को आप ब्रेक करेंगे तो उस दौरान एटीपी बनेगा। एटीपी बनेगा, यही कहानी है। ठीक, अब एटीपी की कहानी, बनने की कहानी को बहुत ही डिटेल से समझना है। ये कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस केवल क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता। ये एटीपी बनने की कहानी जो कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी हुआ था। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपने एटीपी बनाने का मैकेनिज्म को सीखा था। वहां आपने कहा था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और आज हम लोग क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे एटीपी कैसे बनता है, तो इसे हम लोग कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्योंकि यहां पास एटीपी बनाने के लिए जो एनर्जी है, वो एनर्जी सनलाइट से आएगा, इसलिए नाम होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी आया था, वो आया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी से आप एटीपी बनाओगे, तो होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बोले ठीक है सर, एटीपी बनेगा कैसे? एनसीईआरटी में फिगर है, आप निकाल लो। आप जाइए एनसीईआरटी का फिगर को निकालिए, एनसीईआरटी का फिगर को निकाल करके देखिए अच्छे से कैसे एटीपी बनता है। पूरा बेटा 2 पेज है एनसीईआरटी में। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पे 2 पेज लिखा है, आसान से भाषा में सीखिए। देखिए, आपने क्लोरोप्लास्ट बनाया, ये क्लोरोप्लास्ट, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। बोले हाँ सर, ये सब आता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ये आपका थैलेक्वाइड है। इसी थैलेक्वाइड पे एटीपी कैसे बनेगा, इसी डिटेल मैकेनिज्म को सीखना है। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर थैलेक्वाइड बंचेस में है, गुच्छों में है, इसे आप ग्रैनम कहते हो। और ऐसे ऐसे ढेर सारे ग्रैनम है, ढेर सारे ग्रैनम है। प्लूरल फॉर्म में ग्रैना कह दीजिए, प्लूरल फॉर्म में ग्रैना कह दीजिए। और ये ग्रैनम आपस में जुड़े हैं, आपस में जुड़े हैं स्ट्रोमा लैमेली से। आज हमें सीखना है इस थैलेक्वाइड से, इस थैलेक्वाइड पे एटीपी कैसे बनता है। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए इस थैलेक्वाइड की जरूरत पड़ेगी। तो एनसीईआरटी में देखना, जो एक फिगर जो बनाया है वो थैलेक्वाइड का फिगर बनाया गया। थैलेक्वाइड में जो अंदर का जगह होगा उसे हम लोग ल्यूमेन कहेंगे। और ये जो नीला वाला पूरा है, ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है। इस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे ही लाइट रिएक्शन होगा और एटीपी का फॉर्मेशन किया जाएगा। सर कैसे होगा? तो हम लोग इस थैलेक्वाइड को बहुत बड़ा बनाते, जैसे एनसीईआरटी ने बनाया। मैं क्यों बनाऊंगा भाई, मैं क्यों बनाऊंगा? एनसीईआरटी ने अपने फिगर में थैलेक्वाइड का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया। देखिए, एकदम सिंपल से लैंग्वेज में सीखिएगा, डिफिकल्ट करोगे डिफिकल्ट लगेगा। ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, ये नीला वाला भाई,
जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी तरह से थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है। सेकेंड चीज, ये अंदर में क्या है, लिख दो ल्यूमेन है। ये अंदर में क्या है, ल्यूमेन है। बाहर में क्या सर, ये स्ट्रोमा है। ये स्ट्रोमा है, क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड पार्ट को स्ट्रोमा कहते हैं। और नीला वाला क्या है सर, ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है। और आसान से भाषा में सीखो, इस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे सबसे पहले होगा फोटोसिस्टम 2। अगर आपने ध्यान पूर्वक पढ़ा है तो आपको बताया गया था कि लाइट रिएक्शन में दो तरह के फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपका फोटोसिस्टम 2 है। बोले हाँ सर फोटोसिस्टम 2 है। फोटोसिस्टम 2 जब इस पे लाइट गिरेगा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है उसे पकड़ने वाला सब्सटेंस है जिसका नाम है पीक्यू, प्लास्टोक्यूनॉन। अगर आपको याद है तो सबसे पहले लाइट आया फोटोसिस्टम 2 पे गिरा, मान लो बेटा 2 फोटोन आए, 2 लाइट आया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, और ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में कहां गया, पीक्यू के पास, प्लास्टोक्यूनॉन के पास। ठीक है, प्लास्टोक्यूनॉन क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को तो पकड़ लेगा लेकिन वो स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन को भी पकड़ेगा। ये देखिए स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन भी पकड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन उसने फोटोसिस्टम 1 से 2 से लिया और 2 प्रोटॉन उसने स्ट्रोमा से लिया, जिसके हेल्प से बन जाएगा PQH2। अगर आप ध्यान से देखेंगे एनसीईआरटी के फिगर को तो बनेगा बेटा PQH2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, PQH2 का फॉर्मेशन होगा। बोले सर ये क्या होगा, जो PQH2 है वो एक कॉम्प्लेक्स को हैंड ओवर करेगा इलेक्ट्रॉन को, जिसे एनसीईआरटी कहेगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें 2 साइटोक्रोम है। इसलिए एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सा फिगर बनाया है, साइटोक्रोम CYT, साइटोक्रोम B6 और F कॉम्प्लेक्स है। PQH2 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को तो हैंड ओवर कर देगा साइटोक्रोम B6F को, प्रोटॉन को नहीं कर पाता। साइटोक्रोम B6F केवल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को नहीं कर सकता। तो बोले सर प्रोटॉन को क्या करेगा, प्रोटॉन को ढकेल देगा ल्यूमेन में। प्रोटॉन को कहां ढकेल देगा, ल्यूमेन में। तो जो प्रोटॉन कहां था पहले, स्ट्रोमा में था। ध्यान से देखिए, स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन था PQ ने पकड़ा, साइटोक्रोम B6F के पास ले गया। साइटोक्रोम B6F बोला ए तुम्हें नहीं लेंगे, हम खाली इलेक्ट्रॉन लेंगे, प्रोटॉन को हम नहीं जानते, प्रोटॉन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो प्रोटॉन क्या करेगा, साइटोक्रोम B6F ढकेल देगा ल्यूमेन में, ल्यूमेन में बच्चा। ठीक है, बोले सर इलेक्ट्रॉन तो ले लिया ना सर साइटोक्रोम B6F, हाँ ले लिया। इसे अब हैंड ओवर किया जाएगा फोटोसिस्टम 1 को, PS1 को। लेकिन PS1 को देगा कौन, देगा कौन, तो याद रखना है एक यहां पास ब्लू कलर का पिगमेंट होगा, ब्लू कलर का पिगमेंट होगा, सभी को मालूम है। इस ब्लू कलर का पिगमेंट का नाम है, जो मोबाइल है, प्लास्टोसाइनिन पकड़ेगा, मूव करेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन PC, इसका नाम क्या है PC, प्लास्टोसाइनिन, दोनों इलेक्ट्रॉन PS1 को हैंड ओवर कर देगा। बोले ठीक है सर कर दिया। इसी दौरान 2 सनलाइट का रेस गिरता है PS1 पे और इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर एक कॉम्प्लेक्स होगा FeS, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या आपको बताया था बेटा FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये क्या करेगा, एक एंजाइम है, ध्यान से सुनना, ये पूछा जाता है गड़बड़ मत करना। एक एंजाइम है जिसका नाम है FNR, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग NADP रिडक्टेस। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली FNR में चले गए, एंजाइम में चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन एंजाइम में गया। एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक सबस्ट्रेट में डाल देगा जिसका नाम है NADP+। NADP+ सबस्ट्रेट है, उसे पकड़ा
और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, लेकिन स्ट्रोमा में 2 प्रोटॉन भी थे। केवल बेटा 2 इलेक्ट्रॉन नहीं डाला, स्ट्रोमा में 2 प्रोटॉन भी थे। यहां सुनिएगा ध्यान से, स्ट्रोमा से पकड़ा 2 प्रोटॉन और NADP प्लस में डाल दिया। NADP कन्वर्ट हो गया NADPH और H प्लस में, NADPH और H प्लस में। आपका ये Z स्कीम हिल रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। एकदम दिमाग में सेट कर लो। बोले सर क्या सेट करना है? लाइट पहले PS2 पे गिरा, PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला ETS में गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां PQ बैठा है। उसने इलेक्ट्रॉन तो पकड़ा, साथ साथ प्रोटॉन भी पकड़ा। इलेक्ट्रॉन को डाला साइटोक्रोम B6F में, लेकिन प्रोटॉन को ढकेल दिया का ल्यूमेन में। 2 प्रोटॉन बढ़ गए ल्यूमेन में, 2 प्रोटॉन ल्यूमेन में बढ़ गया। ठीक है सर। साइटोक्रोम B6F देगा PS1 को वाया द PC, प्लास्टोसाइनिन, ब्लू कलर का है, कॉपर कंटेनिंग है, मोबाइल है, मोबाइल कैरियर है, यानी मोबाइल मतलब चलने वाला। PQ भी चलने वाला है। रेस्पिरेशन में UQ था, UB क्यूनॉन, वहां साइटोक्रोम C था जो मोबाइल था। यहां भी 2 लोग हैं, एक PC है प्लास्टोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग। PS1 इलेक्ट्रॉन को FNR नाम के एंजाइम में भेजेगा। FNR एक एंजाइम है, सबस्ट्रेट को पकड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन डाला, लेकिन 2 प्रोटॉन उसने स्ट्रोमा से पकड़ा, स्ट्रोमा से पकड़ा तो 2 प्रोटॉन स्ट्रोमा में घट जाएंगे, क्योंकि उसने सबस्ट्रेट में ऐड कर दिया। बोले ठीक है सर, लेकिन सर ये तो एक ही बार रिएक्शन ना हुआ सर। सर ये पूरा का पूरा जो आपने रिएक्शन बनाई तो एक बार हुआ, अब सेकेंड बार रिएक्शन कैसे चलेगा? तो आपकी एनसीईआरटी कहती है PS2 के नीचे, ल्यूमेन में नहीं है, PS2 के जस्ट नीचे, स्थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे वाटर को तोड़ने वाला एक कॉम्प्लेक्स है, PS2 है, उस मेम्ब्रेन से जुटा हुआ, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन से नीचे की तरफ जुटा हुआ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसको आप OEC भी कहते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, या वाटर स्प्लिटिंग बोलो या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बोलो। कहां से जुटा है? ल्यूमेन में नहीं है, ल्यूमेन की तरफ है, लेकिन मेम्ब्रेन से अटैच, नीचे की तरफ अटैच है। ये क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग बार बार पूछते हो। तो ये ल्यूमेन में नहीं है, PS2 के नीचे थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन से अटैच है। वाटर टूटेगा, सिंपल, एक वाटर को तोड़िए, कहानी आसान लगेगी। वाटर टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होगा। ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा, इसका फर्दर कोई काम नहीं। ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा, इसका फर्दर अब इस चैप्टर में कोई काम नहीं। हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाएगा PS2 को, तो PS2 में इलेक्ट्रॉन का सप्लायर कौन है? OEC तोड़ता है और इलेक्ट्रॉन को डाल देता है PS2 में। अब सेकंड Z स्कीम चलेगा, तो बार बार Z स्कीम चलाना है, हर बार। अब इलेक्ट्रॉन का सप्लायर वाटर है, वाटर के इलेक्ट्रॉन जाएंगे PS2 में, PS2 से PS1 में, PS1 से FNR में, FNR से NADP प्लस में। सर प्रोटॉन का क्या होगा? प्रोटॉन इसी ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हो जाएगा, प्रोटॉन इसी ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब आता है कॉन्सेप्ट, प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बना? कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहता है कि पहले हम लोग एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाएंगे और ग्रेडियंट को तोड़ेंगे तो एनर्जी जनरेट होगा ATP के फॉर्म में। तो तुम बोलोगे सर प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बना? तो 3 कहानी है, आप सभी लोग स्मार्ट ही हो, सबको पता ही है। मुझे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है, ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस होता है, 3 तरीके से बना, अगर आपने थोड़ा सा एनालाइज किया होगा तो। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के 3 तरीके। तरीका नंबर 1, ध्यान से देखना, रट्टा वट्टा मत मारो, आराम से देखो ना। तरीका नंबर 1, OEC
ध्यान से सुनना, समझा देता हूं सिंपल भाषा में। ये बच्चा आपका थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, बोले हाँ, और यहां पर क्या है, ओईसी है। ओईसी वाटर को तोड़ेगा, वाटर के टूटने से 2 प्रोटॉन ल्यूमेन में बढ़ जाएंगे। तो पहला, ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा, पहला आंसर है बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। पानी टूटेगा, वाटर टूटने से 2 प्रोटॉन ल्यूमेन में बढ़ गए, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। देख लो, वाटर टूटा और टूटने से 2 प्रोटॉन बढ़ गए, कहां, ल्यूमेन में। ठीक है, याद होगी, 2 प्रोटॉन, बेटा लिख देता हूं, 2 प्रोटॉन ल्यूमेन में बढ़ गया, कहां गया, ल्यूमेन में। चले ठीक है। सेकंड, ईटीएस। ईटीएस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बोले क्या सर, पीक्यू ने 2 प्रोटॉन को पकड़ के लाया था। ध्यान से देखिए, फिगर को समझिएगा, यहां पर कोई गड़बड़ मत कीजिएगा। यहां देखिए, इस फिगर को समझिए वापस। ये PS2 है, ये व्हाइट वाला PS2 है, ये व्हाइट वाला PS1 है, ये लिख देता हूं 1, ये 2। इलेक्ट्रॉन निकला, इसे पहले पकड़ा पीक्यू ने। ठीक है, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा, फियोफाइटीन, क्यूनॉन नहीं, डायरेक्टली पीक्यू। एनसीईआरटी डायरेक्टली पीक्यू के बारे में बात करता है। पीक्यू ने पकड़ा, और पीक्यू ने उसी टाइम 2 प्रोटॉन को पकड़ा था स्ट्रोमा से। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन पकड़ लिए। अब पीक्यू जो है हैंड ओवर करेगा केवल इलेक्ट्रॉन को। साइटोक्रोम B6F को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। साइटोक्रोम B6F बोलेगा मैं बाहर में, अब मैं आगे भेजूंगा ही नहीं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो लेके आए, इलेक्ट्रॉन को मैं आगे पीसी को भेज दूंगा, प्लास्टोसाइनिन को भेज दूंगा, इलेक्ट्रॉन को भेज दूंगा, प्रोटॉन चला जाएगा ल्यूमेन में। तो देखो, 2 ग्रीन कलर वाला जो प्रोटॉन था स्ट्रोमा से कहां गया, ल्यूमेन में। तो ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा। ईटीएस का पार्ट था, पीक्यू पकड़ा, साइटोक्रोम B6F के हेल्प से अंदर ढकेल दिया, तो 2 प्रोटॉन फिर से बच्चा ल्यूमेन में बढ़ गए। 2 प्रोटॉन बढ़ गया कहां, ल्यूमेन में। बोले ठीक है सर। तीसरी कहानी, तीसरी कहानी ध्यान से सीखिए। कहानी नंबर 3 जो है, आपको बोला था ये है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, ये है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, और थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के एक तरफ यहां पर एक एंजाइम लूजली अटैच है। ये क्वेश्चन आया था, बहुत बच्चों ने गलत किया। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, देखना प्रीवियस ईयर में 2 बार आया। यहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है NR, NADP रिडक्टेस, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग FNR, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। बोले सर ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो PS1 है उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, PS1 जो है इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, FNR को। FNR पकड़ेगा सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट का क्या नाम है, NADP प्लस, NADP प्लस, और उसमें इसने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। लेकिन उसी टाइम स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन को खींचता है। 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने पकड़ा, 2 प्रोटॉन उसने स्ट्रोमा का पकड़ लिया, तो 2 स्ट्रोमा में प्रोटॉन घट गए। आपने स्ट्रोमा से पकड़ा और सबस्ट्रेट में डाल दिया, और सबस्ट्रेट बन गया NADPH और H+ में। अब थोड़ा लॉजिकल सोच करके मुझे बताओ, FNR जो एंजाइम है 2 प्रोटॉन को स्ट्रोमा से पकड़ लेता है, स्ट्रोमा में घट गया। ETS ने 2 प्रोटॉन को स्ट्रोमा से खींच करके अंदर लाया, स्ट्रोमा में घटा, ल्यूमेन में बढ़ गया। वाटर टूटेगा, तो वाटर के टूटने से 2 प्रोटॉन और ऐड हो गए ल्यूमेन में, तो ल्यूमेन में बढ़ रहा है और बाहर में घट रहा है। जिसे मैं एक सिंपल सी कहानी से आपको हमेशा बताता हूं, और आप लोगों को शायद समझ में भी आता होगा वो कहानी। मान लो बच्चा कि ये ल्यूमेन में 100 प्रोटॉन है, मान लो इस ल्यूमेन में 100 प्रोटॉन है, और बाहर में भी 100 प्रोटॉन है, 100 H+ अंदर और 100 H+ बाहर है। बाहर यानी स्ट्रोमा, अंदर ल्यूमेन, दोनों में इक्वल है। कहानी नंबर 1,
कहानी नंबर 1, वाटर का टूटना। वाटर टूटेगा और 2 प्रोटॉन, वाटर टूटा, वाटर के टूटने से 2 प्रोटॉन ऐड हो गए, यानी 102 प्रोटॉन हो गया। कहानी नंबर 1, वाटर टूटता है, 2 प्रोटॉन ऐड होता है, 102। यहां कितना है 100, यहां 102 हो गए। कहानी नंबर 2, पीक्यू भाई साहब, पीक्यू जो है वो 2 प्रोटॉन को पकड़ता है, कहां से, स्ट्रोमा से, ठीक है, और साइटोक्रोम B6F के हेल्प से ढकेल देता है कहां, अंदर। अब सोचो, अंदर में हो गए 104 प्रोटॉन और बाहर में 2 घट गए, यानी बाहर में हो गया 98 -2 प्रोटॉन ना, बोले हाँ। कहानी नंबर 3, FNR एंजाइम। FNR एंजाइम जो मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, याद रखना, ठीक बता दूं, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के इस साइड बाहर के तरफ FNR है और थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के इनर साइड OEC है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है। ये चीज याद रखना, बड़ा काम आएगा। बाहर की तरफ एंजाइम है, अंदर की तरफ OEC है। इसने क्या किया, इसने NADP प्लस में 2 प्रोटॉन को जोड़ा, NADP प्लस में 2 प्रोटॉन को जोड़ा, तो 2 प्रोटॉन वापस से स्ट्रोमा में घट गए। NADP प्लस में 2 प्रोटॉन को जोड़ा तो स्ट्रोमा में 2 प्रोटॉन घटे ना, तो कितना हो गया, -2 प्रोटॉन, फिर से 96 हो गए। अगर थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो कितने हो गए, 96। और अंदर में कितने हैं, 104। अंदर में कितने, 104। कितना का डिफरेंस बना, 8 का। कितने का डिफरेंस बने, 8 प्रोटॉन का डिफरेंस हो गया। बाहर में 96, अंदर में 104 प्रोटॉन। एक जेड स्कीम चलने से, केवल एक बार जेड स्कीम चला है तो बाहर और अंदर में प्रोटॉन का डिफरेंस बन चुका है। इसी को सिंपल भाषा में तो हम लोग कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। इसी को सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट तो बन गया, ऐसे लाखों बार, एक सेकंड में लाखों बार रिएक्शन होता है, तो लाखों प्रोटॉन अंदर आ जाएंगे। एनसीईआरटी का फिगर देखिए, अंदर में ढेर सारे प्रोटॉन हो जाएंगे, अंदर में ढेर सारे प्रोटॉन हो जाएंगे। तो अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो एसिडिक हो गया, अगर प्रोटॉन अंदर में ज्यादा है, H+ ज्यादा है, एसिडिक हो गया। पीएच बेटा डिक्रीज हो जाएगा। ल्यूमेन में खूब प्रोटॉन हो गए, लाखों बार, एक सेकंड में लाखों बार जेड स्कीम चलता है। एक बार में तो 8 का डिफरेंस बनाया, लाखों बार तो 8 लाख का डिफरेंस हो जाएगा। प्रोटॉन अंदर ज्यादा, प्रोटॉन अंदर ज्यादा तो पीएच घटेगा ना, और यहां पीएच बेटा ज्यादा रहेगा। पीएच का आपने डिफरेंस क्रिएट कर लिया, बाहर में पीएच ज्यादा, अंदर में पीएच कम। पीएच क्या होता है, H+ कंसंट्रेशन, अंदर ज्यादा तो पीएच कम है। सेकेंड, अब बोले सर बाहर नहीं आ सकता, सर अंदर में प्रोटॉन ज्यादा है, बाहर नहीं आ सकता। सर एकदम आ सकता है। सर रूल तो यही है कि बाहर से चीजें अंदर की तरफ, मतलब ज्यादा से कम की तरफ आती है, यही तो होता है सर। हमने पढ़ा तो डिफ्यूजन, लेकिन जो आपका थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है एक स्पेशल लिपिड से बना है जिसका नाम कार्डियोलिपिन है। तुम्हें नहीं जानना है, तुम्हें नहीं जानना है। वो बोलेगा भैया आ तो गए हो, जा नहीं सकते। जैसे तिहाड़ जेल, बेटा कोई मर्डर वर्डर करो, गलत काम करो, तिहाड़ जेल चले जाओगे। अब क्या अपने मन से आ सकते हो, नहीं। पीक्यू ने बेटा पकड़ के, पुलिस है पीक्यू, तुम्हें पकड़ा और तिहाड़ जेल में अंदर कर दिया। अब क्या तुम अपने मन से आ सकते हो, नहीं आ सकते। तो अब देखिए, प्रोटॉन एक तरफ ज्यादा, एक तरफ प्रोटॉन कम, ग्रेडियंट बन गया। ग्रेडियंट से बेटा बनेगा फोर्स, जिसे आप कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब बोलेंगे सर एटीपी कहां बना, चलो एटीपी बनाता हूं। ग्रेडियंट बन गया, ग्रेडियंट एक तरह का फोर्स में डेवलप हो रहा है। इस फोर्स को तोड़ने के लिए इस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे एक स्ट्रक्चर होता है F0F1 पार्टिकल, जो आपने पहले भी पढ़ा है। इस पे क्या होता है, F0F1 पार्टिकल, लेकिन ये तो क्लोरोप्लास्ट में है ना, इसलिए से ज्यादा बेटर है CF0 CF1 कह देते। आपकी एनसीईआरटी F0 F0 से काम चला लेगी, लेकिन आप CF0 पढ़ लो।
क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी था, क्लोरोप्लास्ट का है, उसके नाम पर रख दे। बोले ठीक है सर, क्या करेगा? बोलेगा ठीक है मैं अलाउ करा दूं, तिहाड़ जेल से बेटा भागना है तुम्हें, सुरंग खोद दो। तो सुरंग का नाम है बेटा CF0। ये बोलेगा भैया मेरे से क्रॉस कर सकते हो, जाओ क्रॉस करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ टनल है, सुरंग है, सुरंग से क्रॉस कर जाओ। लेकिन बेटा इतना ताकत से सुरंग से निकलोगे, इतने सारे चोर दुनिया दिल्ली के सारे चोर कहां? बेऊर जेल में, तिहाड़ जेल में। और बेटा जेल को तोड़ करके बाहर निकल रहे हो, सुरंग से बाहर निकल रहे हो। जैसे ही सुरंग से बाहर निकलोगे F1 से टकराओगे। F1 क्या है बेटा? टरबाइन मशीन की तरह। जैसे ही बेटा ताकत से टकराओगे F1 बेटा रोटेट कर जाएगा, कन्फॉर्मेशन चेंज, यानी कि रोटेट हो गया, घूमेगा। और जब वो घूमेगा तो इसी दौरान क्या होता है, जो आपका एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ जाता है और एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। सर ताकत कहां से आया? प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ा, उसी ताकत को यूज किया और एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर। अब इस कंट्रोवर्सी में मत पड़िएगा, बहुत बच्चे रिसर्च करने लग जाते हैं, सर कितने प्रोटॉन लौटेगा तो एक एटीपी बनेगा। इस एनसीईआरटी में नहीं बच्चा, तुम्हें मैंने जो स्टडी मटेरियल दिया है बहुत अच्छा है, उसमें लिखा है सेवरल एटीपी। अब बेटा सेवरल प्रोटॉन से आएगा तो एटीपी बनेंगे, कितना बनेगा न्यूमेरिक्स में मत जाना, किसी के पास प्रूफ नहीं, किसी का प्रूफ नहीं कि सर 2 प्रोटॉन जाएगा तो एक एटीपी, 3 प्रोटॉन जाएगा तो एक एटीपी। इस कंफ्यूजन में मत रहना। मैं देखता हूं बच्चों रिसर्च करके लास्ट में पूछेगा, सर वहां तो पता था सर 2 प्रोटॉन से एक एटीपी बनेगा, यहां कितना? नहीं लिखा है, मैंने पूरा 4-5 बुक पढ़ लिया, कहीं पास भी एग्जैक्ट डाटा नहीं। तो अब डाटा पे मत जाओ, आप में लिखा है सेवरल प्रोटॉन क्रॉस करेगा एटीपी बनेगा, सेवरल मतलब कितने होते, एग्जैक्ट नहीं दिया, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, इसमें मत फंसिएगा। प्रोटॉन जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा और एटीपी बनेगा। इसलिए आपकी एनसीईआरटी पूछती है अगर आपको एटीपी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बोले सर कुछ नहीं, एटीपी बनाना बहुत आसान है सर, घर में बनाएंगे। देखो सर क्या करेंगे, एक हम मेम्ब्रेन ले लेंगे, एक में मेम्ब्रेन ले लूंगा। रूल नंबर 1, एक मेम्ब्रेन चाहिए। मेम्ब्रेन पे सर ईटीएस चलाएंगे, ईटीएस नाम का मशीन चलाएंगे। ईटीएस क्या करेगा सर? प्रोटॉन को ढकेलेगा, बाहर से अंदर की तरफ ढकेलेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, इस ग्रेडियंट को तोड़ करके हम लोग F0 F1 पार्टिकल से एटीपी जनरेट कर लेंगे। तो एटीपी बनाना बेटा बच्चों का खेल है, लेकिन बनता नहीं। हाँ तो एटीपी बनाने के लिए 3 चीज चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए, उस पे ईटीएस चलने वाला चाहिए। उसमें क्या चाहिए बेटा? ईटीएस चलेगा तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, और ग्रेडियंट को तोड़ने वाला F0 F1 पार्टिकल यानी एटीपीएस एंजाइम या एटीपी सिंथेस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। एटीपी बनके तैयार हो गया। ये मानना था बेटा पीटर मिशेल का, दे गॉट द नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया इस थ्योरी को बताने के लिए। ये पूरे फेमस एक बहुत बड़ा थ्योरी है। ये थ्योरी बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में भी एप्लीकेबल है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी पहले ईटीएस चलाइए, प्रोटॉन को पकड़ के अंदर ढकेलिए, ग्रेडियंट बनाइए, ग्रेडियंट को तोड़ करके एटीपी बनाइए। तो ये थ्योरी कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में भी है और क्लोरोप्लास्ट में भी है ना। किसने दिया? पीटर मिशेल ने। याद रखिएगा, ये हो गया बच्चा लोग कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। चलो मैंने बहुत लंबी कहानी बता दी, किसी को समझ में आया? चलो फटाफट हैंड रेज करो, किसे किसे समझ में आ गया कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये तीनों कहानी आपको बहुत अच्छे से याद रखना था। एनीवन, किसी को अगर दिक्कत है तो बोल दो, मैं अभी वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है सभी को? एकदम आसान है, तीनों कहानी एनसीईआरटी का मैंने लिया है, कोई बेटा एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने नहीं बोला, एकदम 100% एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में यही लिखा है, आपको यही याद करना ना। उस न्यूमेरिक्स में मत फंसिएगा, सर कितना प्रोटॉन जाएगा तो कितना एटीपी बनेगा, नहीं पढ़ना, तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं।
तुम्हारे लिए काम का रहता तो मैं तुम्हें जरूर बताता, लेकिन नहीं है तो तुम्हें नहीं पढ़ना। चलो ठीक है, क्लियर है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। चलो यही सब क्वेश्चन देखो डॉक्टर अली में दिए हुए रहते हैं, उसमें टेंशन नहीं लेना, उसमें टेंशन नहीं लेना है। पीएच कहां ज्यादा कहां कम, बोले एकदम आसान है सर। थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, मैंने क्या बोला बेटा, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन को मान लो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने की 3 कहानी तो बता दिया। पहली कहानी वाटर के टूटने वाला, वाटर टूटा 2 प्रोटॉन। दूसरी कहानी ईटीएस वाला, पीक्यू ने पकड़ के लाया 2 प्रोटॉन। और तीसरी कहानी जो एंजाइम है, वो एंजाइम स्टोमा से 2 प्रोटॉन पकड़ के एनएडीपीएच बना दिया। तो बाहर में कम, अंदर में ज्यादा ग्रेडियंट, और इस ग्रेडियंट को तोड़ा जाएगा एटीपीएस एंजाइम से, जिसका नाम है बेटा F0 F1 पार्टिकल भी है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में पढ़ रहे इसलिए CF0 CF1 भी कहते हैं। चलिए ठीक है, करेक्ट। अब चलो सर फायदा क्या हुआ, सर हमने लाइट रिएक्शन चलाया, सर फायदा क्या है ये बताओ पहले। देखो ध्यान से, तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का मेन रिएक्शन डार्क रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस का मेन रिएक्शन है, मैं हमेशा बोलता हूं वो डार्क रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन तो है ही नहीं। बोले सर क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन में आपका CO2 से ग्लूकोज बनना है, CO2 को पकड़िए और ग्लूकोज बनाइए, C6H12O6। एनसीईआरटी बोलेगा ग्लूकोज बनाइए, कार्बोहाइड्रेट बनाइए, यानी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट सेम। मेन फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन डार्क रिएक्शन, जिसमें CO2 को पकड़ते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। सर क्या ये रात में ही होगा? क्योंकि सर यहां पर तो लिखा है डार्क, एनसीईआरटी लिख रहा है मिसनोमर है, हम लोग इसका गलत मीनिंग इंटरप्रेट करते हैं। एनसीईआरटी का लाइन है मिसनोमर, हम समझने में गलती करते कि ये डार्क रिएक्शन रात वाला नहीं। डार्क रिएक्शन को रिक्वायरमेंट है बच्चा एटीपी की, उसे रिक्वायरमेंट है बेटा एनएडीपीएच की, ताकत की, ताकत की। और ताकत दोगे तभी डार्क रिएक्शन चलेगा, और ताकत कहां से लाओगे? लाइट रिएक्शन से। इसलिए डार्क रिएक्शन दिन हो या रात हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बेटा अपनी पढ़ाई पापा हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अच्छा बच्चा हूं, पापा घर पे हैं तब भी पढ़ाई करूंगा, नहीं है तब भी पढ़ाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं। इट इज द पापा इंडिपेंडेंट। डार्क रिएक्शन मीन्स द लाइट इंडिपेंडेंट। इसे लाइट से मतलब नहीं है कि लाइट है या नहीं है, इसे मतलब है ताकत से। ताकत लेकर के आओ, ताकत तो बेटा लाइट ही रिएक्शन देगा ना। ताकत मतलब एटीपी, ताकत मतलब एनएडीपीएच। ताकत कहां से लाओगे? लाइट रिएक्शन से ही लाओगे। इसलिए कहा जाता है इट इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट बट डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन, डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। इसे दिन तो चाहिए नहीं, लेकिन उसका प्रोडक्ट से मतलब है। ये ताकतवर चीज है, एटीपी बेटा ताकत वाला चीज है। एनएडीपीएच याद करो, रेस्पिरेशन में एनएडीएच डालते तो 3 एटीपी बनता था। इसलिए एनसीईआरटी इस दोनों को मिला करके एक वर्ड यूज करेगा एसिमिलेटरी पावर, यानी कि यहां पर बेटा हमें ताकत यूज करना है CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, एसिमिलेटरी पावर। बोले सर क्यों, क्यों ताकत चाहिए? कहानी सिंपल है, CO2 को बेटा रिड्यूस नहीं कर सकते। CO2 में इतना आसान नहीं है कि तुम हाइड्रोजन डाल दो, CO2 में ग्लूकोज बनाना है ना, तो देखिए ना हाइड्रोजन ही तो तुमने डाला, हाइड्रोजन इतना आसान नहीं है डालना, CO2 हाइड्रोजन लेना पसंद नहीं करता। इसके लिए तुम्हें एक एंजाइम चाहिए जो दुनिया में मोस्ट एबंडेंट है, अर्थ पे मोस्ट एबंडेंट है, एक तो रुबिस्को चाहिए। और रुबिस्को बोलेगा मैं फ्री में थोड़ी काम करूंगा, हाइड्रोजन है तुम्हारे पास, ताकत दो, फ्री में काहे काम करेंगे। तो रुबिस्को बोलता है कि बेटा एक तो मैं रिडक्शन कर रहा हूं तो हाइड्रोजन लाके दो ना, और हाइड्रोजन में भी ताकत वाला, ऐसा नहीं कि एकदम हाइड्रोजन दे दो कर रहे, ताकत वाला हाइड्रोजन चाहिए जो ताकत भी दे हाइड्रोजन, इसलिए एनएडीपीएच आता है।
बोले हमें हाइड्रोजन भी दूंगा और तुम्हें ताकत भी दूंगा, ताकत वाला हाइड्रोजन चाहिए, और दूसरा डायरेक्ट एटीपी भी चाहिए। यानी दोनों एक तरह का ताकत का रूप ही, दोनों बेटा एक तरह का पावर ही है। बोले ठीक है सर। सर ये डार्क रिएक्शन में किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो एनसीईआरटी में गिवन है, इसे हम लोग कहते हैं ब्लैक मैन रिएक्शन। देखो डार्क मतलब अंधेरा, ब्लैक मतलब ये अंधेरा, थोड़ा रिलेट किया करो। डार्क मतलब अंधेरा, ब्लैक मतलब अंधेरा, ब्लैक मैन रिएक्शन, ये आपके शायद एनसीईआरटी में सबसे लास्ट जहां पास फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस वहां पर दिया है, ब्लैक मैन ब्लैक पॉइंट से दिया है। तो ब्लैक, ब्लैक पॉइंट, डार्क, ब्लैक, थोड़ा सा रिलेट किया करो। बोले ठीक है सर, डार्क रिएक्शन चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? तो बोले रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, देखो ध्यान से, सुबह का टाइम है, एक तो सुबह का टाइम होना चाहिए, स्टोमाटा खोलो, CO2 पकड़ो। रात में तो बेटा स्टोमाटा बंद रहता है, तो CO2 पकड़ोगे नहीं, डार्क रिएक्शन चलेगा भी। थोड़ा लॉजिकल रहा करो। सुबह का टाइम है, स्टोमाटा खोलो, CO2 पकड़ो। चलो पहला रिक्वायरमेंट हो गया। CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, रुबिस्को चाहिए। एंजाइम है बेटा, एंजाइम तो कैटालिस्ट होता है, ये खत्म नहीं हो सकता। एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, खत्म नहीं हो सकता। तो इसका टेंशन सर रुबिस्को कम है, नहीं नहीं, एंजाइम की कमी नहीं होती। ठीक है, याद रखना बेटा, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है और दुनिया का सबसे नटखट नॉटी एंजाइम है। मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसी के बवंडर के चलते बेटा हमें पढ़ना पड़ता है फोटोसिंथेसिस में फोटो रेस्पिरेशन, हमें बेटा पढ़ना पड़ेगा C4 साइकिल, हमें बेटा पढ़ना पड़ेगा स्कैम पाथवे, इस रुबिस्को के गलती के चलते। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, लेकिन बेटा दुनिया का सबसे नटखट भी। बोले सर क्यों? इसे बेटा ये एंजाइम है, ठीक है, किससे बाइंड करना है? CO2 से। लेकिन बच्चा ये O2 से भी बाइंड कर सकता है, दे हैव बोथ एफिनिटी, O2 से भी है और CO2 से भी है। हालांकि CO2 से एफिनिटी ज्यादा है। बेटा तुम्हें आलू भी मिले और पनीर भी मिले, बिरयानी भी मिले और बेटा सूखी सब्जी भी मिले, खा दोनों लोगे, लेकिन बेटा बिरयानी से तुम्हारी एफिनिटी ज्यादा है, तो बिरयानी भी रखा है और सूखी सब्जी भी रखा है, बिरयानी खाओगे, एफिनिटी ज्यादा है। तो इसी तरह से रुबिस्को है बेटा, कि यहां पर एफिनिटी किससे ज्यादा है? CO2 से। लेकिन अगर ऐसा हो बिरयानी थोड़ा सा रखा है, वो भी बेटा ठंडा बिरयानी है, कई दिनों का सड़ा हुआ बिरयानी है, तो बोले जाके हम सब्जी ही खा लेंगे, ये बेटा सूखा सब्जी ही खा लेंगे। अगर O2 का कंसंट्रेशन अगर तुमने जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया तो रुबिस्को बेटा पलटी मार लेगा, O2 से बाइंड कर जाएगा। इसलिए रुबिस्को के फुल फॉर्म को अच्छे से समझना, जो मैं आगे में डिटेल से कराऊंगा। रुबिस्को के C और O को फोकस करना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ेगा सबस्ट्रेट में, कार्बोक्सिलेज, लेकिन वो ऑक्सीजन को भी सबस्ट्रेट से जोड़ सकता है, ऑक्सीजिनेज। डुअल एंजाइम है, उसका नेचर बेटा फ्लेक्सिबल है। मन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, मन किया ऑक्सीजन, इसलिए बेटा बवंडर एंजाइम है। इसलिए ये चैप्टर डबल पढ़ना पड़ता। अगर रुबिस्को शरीफ रहता तो हमें कैम पाथवे नहीं पढ़ना पड़ता, हमें बेटा C4 पाथवे नहीं पढ़ना पड़ता। ये रुबिस्को की गड़बड़ है ना, तो नेचर ने बेटा गलती से बना दिया एक ऐसा एंजाइम, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और बेटा बवंडर भी है। आपकी मिनरल नोटेशन साफ साफ लिखती है कि रुबिस्को को काम करने के लिए बेटा Mg+2 चाहिए। याद करो, मिनरल नोटेशन इन प्लांट, रुबिस्को को काम करने के लिए मैग्नीशियम आयन इज मस्ट, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेडी कैसे? तीसरा, डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए बेटा सबस्ट्रेट। ये तो एंजाइम है ना, सबस्ट्रेट लाओगे तब तो काम करेंगे। सबस्ट्रेट का नाम है RUBP। RUBP, ये क्या बवंडर है? राइबोज नाम सुना है? बोले हाँ, 5 कार्बन का होता है, DNA RNA में होता है। उसी का छोटा भाई है राइबुलोज। आर का मतलब है राइबुलोज,
राइबोस का भाई, राइबोस 5 कार्बन का, तो राइबुलोज भी 5 कार्बन के, राइबुलोज, हाँ 1,5 बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट बड़ा काम आने वाला है ये चीज, यानी वो 5 कार्बन का सबस्ट्रेट है, 1 2 3 4 और 5, और पहले कार्बन पे एक फॉस्फेट है, 5वें कार्बन पे एक फॉस्फेट है, इसलिए नाम पड़ा राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। सर इसमें किसको जोड़ा जाएगा? CO2 को। कौन जोड़ेगा? एंजाइम जोड़ेगा, इसलिए एंजाइम का नाम पड़ा, रुबिस्को का नाम पड़ा राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। अरे एंजाइम का नाम सबस्ट्रेट के नाम पे ही रखोगे ना, सबस्ट्रेट क्या था? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है, सबस्ट्रेट का नाम, तो एंजाइम का नाम राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। और बेटा बवंडर कर दिया, बोले नहीं मन कर रहा है CO2 से, भाई नटखट है, मैंने बोला ले ऑक्सीजन से जोड़ेंगे तो नाम दे दोगे ऑक्सीजनेस, लेकिन अभी हमें CO2 से बाइंड कराना है, कार्बोक्सिलेज पे कंसंट्रेट कीजिए। ऑक्सीजनेस एक क्लास लगेगा, फोटो रिस्पिरेशन बताने में पढ़ेंगे अलग से, अभी टेंशन मत लीजिए। बोले ठीक है सर, और कुछ चाहिए क्या डार्क रिएक्शन में? बेटा ताकत दोगे कि फ्री में होगा? ताकत, जैसे ताकत मतलब एसिमिलेटरी पावर, ATP, ये भी एक डायरेक्ट ताकत है, एक ताकत है बेटा, ये भी NADPH भी एक ताकत का ही रूप है। इन दोनों को NCERT बेटा कहेगा एसिमिलेटरी पावर, इन दोनों को NCERT कहेगा बेटा एसिमिलेटरी पावर। तो डार्क रिएक्शन के लिए यही 4 चीज रिक्वायर्ड है। हाँ बोले ठीक है भाई, 4 चीज रिक्वायर्ड है, समझ में आ गया। चलेगा कहां सर? तो बोले चलेगा, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये बेटा मैट्रिक्स में चलेगा, ये तो बच्चों को आता है, ये मैट्रिक्स में चलेगा, बच्चों को आता है, ठीक है। सर इस डार्क रिएक्शन में हमने कुछ पढ़ा है सर, क्या दुनिया के हर प्लांट में चलेगा? ध्यान से देखो, इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, आसान है। सर डार्क रिएक्शन कहां चलेगा? हर ऑर्गेनिज्म में, दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म में डार्क रिएक्शन चलेगा। तो जो भी प्लांट है दुनिया के, जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बेटा, सभी के अंदर में डार्क रिएक्शन चलेगा। डार्क रिएक्शन के 3 रूप, डार्क रिएक्शन बेटा के 3 रूप, 3 प्रकार के। बोले कौन कौन सर? डार्क रिएक्शन कुछ प्लांट में फॉलो करेगा बेटा C3 पाथवे, C3 पाथवे। देखो भाई पहले सुन लो, डार्क रिएक्शन का मतलब है ग्लूकोज का बनना, हम C3 पाथवे से बनाएंगे C3 प्लांट। कुछ प्लांट बोलेगा नहीं नहीं हम ग्लूकोज बनाएंगे, CO2 से ग्लूकोज बनाएंगे, तरीका अलग है, हम चलाएंगे C4 पाथवे से बनाएंगे, C4 पाथवे से बनाएंगे। यहां पर तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज मत होना, एक्सप्लेन करता हूं। और कुछ प्लांट बोलेगा नहीं नहीं ये सब बवंडर से नहीं, कैम पाथवे से बनाएंगे, हम बनाएंगे कैम पाथवे से। हम ग्लूकोज तो बनाएंगे भाई, लेकिन हमारा पाथवे होगा कैम पाथवे से। बोले ठीक है सर, ये C3 C4 पाथवे मतलब, देखो जो प्लांट C4 पाथवे से ग्लूकोज बनाएगा वो एक साइकिल चलाएगा जिसे आप कहते हो C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल। C3 पाथवे से जो प्लांट ग्लूकोज बनाएगा वो एक साइकिल चलाएगा, C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल। दुनिया के मोर देन 90% प्लांट C3 पाथवे को फॉलो करेंगे। तो सर C4 पाथवे कुछ प्लांट है लेस देन 1%। C4 पाथवे में ग्लूकोज बनेगा, लेकिन इस पाथवे में बेटा C3 साइकिल तो चलना ही चलना है, लेकिन साथ साथ इस C3 साइकिल में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए साथ साथ इसमें C4 साइकिल भी चलेगा। याद रखो C3 साइकिल तो चलना ही चलना है बेटा, कैल्विन साइकिल के बिना कभी ग्लूकोज बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। C3 तो चलेगा ही चलेगा, साथ में C4 भी चलाएंगे तो एनर्जी ज्यादा खर्च हो जाएगा। सोचो ना, तुम एक्स्ट्रा एक साइकिल चला रहे हो तो एनर्जी ज्यादा लगेगा। बोले ठीक है,
कितना है बेटा, लेस देन 1% ही प्लांट ऐसे हैं। सर कैम वाला, कैम में बेटा सेम मैकेनिज्म, C3 तो चलना ही चलना है, इसके बिना तो ग्लूकोज बना ही नहीं सकता। C3 साइकिल तो चलना ही चलना है, लेकिन वो साथ साथ C4 साइकिल भी चलाएगा, C4 साइकिल भी चलाएगा। ठीक है, तो बोले सर फिर तो दोनों सेम हो गए सर। सर फिर तो दोनों सेम हो गए, C4 पाथवे और कैम पाथवे। नहीं, जो C4 पाथवे वाले प्लांट है वो C3 साइकिल और C4 साइकिल अलग अलग सेल में चलाएंगे। जैसे ये चलेगा बच्चों लोग, आगे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुछ बेटा मीजोफिल सेल होगा C4 साइकिल चलाने के लिए, और कुछ बच्चा बंडल सी सेल होगा, मैं बताऊंगा आगे में, अभी गड़बड़ाना नहीं, अभी टेंशन मत लो सबका। सर कैंप पाथवे में एक ही सेल है, उसी के अंदर रात में बेटा मीजोफिल सेल में रात में चलेगा C4 साइकिल, और दिन में मीजोफिल सेल में चलेगा C3 साइकिल। टेंशन मत लीजिए, एक्सप्लेन करूंगा। तो दुनिया में CO2 से ग्लूकोज बनना डार्क रिएक्शन कहलाता है, लेकिन डार्क रिएक्शन 3 तरह के, ग्लूकोज बनाने के 3 तरीके, या तो केवल C3 पाथवे से चल जाए, केवल C3 साइकिल चले उससे हो जाए। कुछ बोले नहीं हम C4 पाथवे से बनाएंगे, यानी आपको C3 के साथ साथ एक और नया साइकिल C4 भी चलाना है। कुछ बोलेगा हम कैम पाथवे से चलाएंगे, बनाओ भाई। लेकिन बेटा तीनों में डार्क रिएक्शन में देखो, आपका C3 साइकिल तो कॉमन है, इससे छेड़छाड़ तो नहीं करना है। C3 बेटा C3 देखिए कॉमन है, इसलिए बहुत सारे दिमाग में लोगों को लगता है कि C3 को हटा के C4 लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। C3 तो सब में चलेगा, कैल्विन साइकिल सब में चलेगा, रियल ग्लूकोज यही बनाता है। ये सब बेटा वंडर है, हेल्प करते हैं। C4 बेटा केवल हेल्पर है, C4 हेल्पर है, काम ग्लूकोज बनाने का C3 को ही दिया गया। बोले ठीक है सर कैसे बनाएगा, चलो ठीक है। तो हम लोग 3 साइकिल 3 पाथवे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका C3 पाथवे। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों लोग C3 पाथवे। ठीक है, C3 पाथवे यानी कि, और जो प्लांट C3 पाथवे को चलाएगा इसे कहते हैं C3 प्लांट। C3 प्लांट मोर देन 90% प्लांट ऐसे ही है। ठीक है, कौन सा साइकिल चलाइएगा सर, केवल चलेगा यहां C3 साइकिल। सर C3 क्यों नाम है, किसने डिस्कवर्ड किया, पूरी डिटेल से बातें होगी, पूरे डिटेल से हम लोग बातें करेंगे। सर C3 साइकिल किसने ढूंढा, तो करेंगे बेटा मेलविन कैल्विन, एनसीईआरटी ने फिगर विगर बनाया है, याद भी रखना है, मेलविन कैल्विन ने। बोले ठीक है। सर C3 साइकिल कितने स्टेप का रिएक्शन होगा, अभी बताएंगे, आपको याद भी है। C3 साइकिल में बेटा 3 स्टेप में होगा, एक का नाम होगा कार्बोक्सिलेशन, CO2 को पकड़ेंगे खींचेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट 3 कार्बन का होगा इसलिए नाम C3 पाथवे। अभी करेंगे ना, CO2 को पकड़ेंगे कार्बोक्सिलेशन, प्रोडक्ट बनाएंगे 3 कार्बन का, C3 पाथवे। फिर उसे रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन। लेकिन बेटा तुम्हें बार बार CO2 को फिक्स करना है ना, बार बार CO2 को फिक्स करना है, तो आपको वापस से साइकिल को रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए थर्ड होगा रीजनरेशन। तो 3 स्टेप में हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले, टेंशन मत लीजिए और आराम से कंसंट्रेट होकर के देखिए, आराम से C3 साइकिल को सीखते हैं। ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेटेड क्लास होगा क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले सबस्ट्रेट को पकड़ के लाइए, सबस्ट्रेट 5 कार्बन के, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के, और 5 कार्बन का तो है, पहले कार्बन पे फॉस्फेट है और 5वें कार्बन पे फॉस्फेट है, इसलिए इसका नाम पड़ा RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। कितने कार्बन के, 5 कार्बन के, दिख भी रहा है। कितने मॉलिक्यूल सर, एक मॉलिक्यूल है, एक पंजा, 5 दिख रहा है, बोले हाँ।
इस 5 कार्बन वाले सबस्ट्रेट में हम लोग जोड़ने वाले हैं 1 कार्बन वाले CO2। CO2 में कितने कार्बन? बोले सर 1 कार्बन। हाथ पे जोड़ो बच्चा, हाथ खोलो और जोड़ो। ये 5 कार्बन, एक CO2 का 1 कार्बन, 5 और 6 कितने होते? 5 और 1 कितने हो गए बेटे? 6। दोनों को जोड़ो। तो बोले सर जोड़ कैसे देंगे सर, CO2 को कैसे जोड़ दें? इसलिए तो आपको एंजाइम चाहिए कार्बोक्सिलेज, जो CO2 को जोड़ेगा। तो एंजाइम कौन सा हो गया? रुबिस्को। एंजाइम कौन सा हो गया? रुबिस्को, क्योंकि उसने कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा। तो 5 और 1 कितने होते? 6 होते। तो बोले सर अब प्रोडक्ट कितने कार्बन का बनेगा? तो प्रोडक्ट बन गए 6 कार्बन के। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के। 5 और 1 कितने होते? 6 कार्बन के। कितने हैं? फॉस्फेट 1 और 1 2। एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन का प्रोडक्ट बन गया। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना वो अनस्टेबल है। हमेशा याद रखना, पूरे प्लांट फिजियोलॉजी में 6 कार्बन का प्रोडक्ट और 2-2 फॉस्फेट संभलता नहीं है। अगर 6 कार्बन है और 2 उसमें फॉस्फेट है, वो संभलेगा नहीं, वो टूट जाएगा बीच से। अगर वो बीच से टूट गया तो देखिए, बीच से अगर टूट गया तो ये 3 कार्बन वाले अलग हो जाएंगे और ये 3 कार्बन वाले हरे वाले अलग हो जाएंगे। देखो ना, अगर तुम 6 कार्बन के हो और तुम संभल नहीं पा रहे हो, अनस्टेबल हो, पहले लिख लो बेटा, जो पहला प्रोडक्ट है वो लिख लो अनस्टेबल है। नाम आज तक नहीं पूछा गया है, ना पूछा जाएगा, फिर भी बेटा याद रख लेना, आपके मटेरियल में इस 6 कार्बन वाले प्रोडक्ट का नाम गिवन है, लेकिन अनस्टेबल है, संभल नहीं पा रहा है, पियक्कड़ है, गिर जाएगा, तो हमें अनस्टेबल से मतलब भी नहीं। तो बोले सर क्या नाम होगा? अगले क्लास में बता दीजिएगा, आपकी स्टडी मटेरियल में है। सर टूट गया तो क्या बनेगा सर? 3 कार्बन 3 कार्बन। ये 3 कार्बन वाला बच्चा लोग बनाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो सर कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। ये बेटा स्टेबल प्रोडक्ट है, ये बेटा स्टेबल प्रोडक्ट है। सर ये क्या बनाएगा? ये भी बनाएगा बेटा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब सोचो, 6 कार्बन वाले टूट गए 2 पार्ट्स में, ये 3 कार्बन एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 कार्बन एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओवरऑल कितने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने? सर 2 बने, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। कितने कार्बन के? 3 कार्बन के। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। तो कार्बन तो मेरा बैलेंस है ना, हमारा कार्बन तो बैलेंस है ना। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन के, इसलिए नाम C3 पाथ, C3 साइकिल, इसलिए इसके C3 साइकिल कहते हैं, C3 पाथवे का, क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का बनता है। क्या नाम? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बोले ठीक है सर, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सर इसका क्या करें? इसको बेटा रिड्यूस करो, इसको रिड्यूस करो। ये प्रोडक्ट जो बना है ना, इसको रिड्यूस करना है। सर रिड्यूस कैसे होगा सर? तो मेरे बायो में बेटा रिड्यूस करना आसान है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, एसिड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड बना दो, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना दो। ए था पहले, PgA था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, अब एल बना दो, एल्डिहाइड बना दो। सर रिड्यूस तो कर देंगे सर, हाइड्रोजन तो चाहिए ना सर, वो भी 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए तुम्हें 2 यहां पास खर्च करना पड़ेगा। हाइड्रोजन यानी 2 NADPH आएगा, ताकत भी लाएगा और हाइड्रोजन से अपने ताकत से उसमें हाइड्रोजन जोड़ देगा। NADPH में क्या था? हाइड्रोजन था, 2 मॉलिक्यूल थे, 2 NADPH आया, हाइड्रोजन दे दिया, ताकत भी दिया, ताकत से जोड़ दो, लो अब पागल बना दिया, PgAl बना दिया। पहले PGA था और ये निकल गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP प्लस, NADP प्लस। सर समझ में आ गया, लेकिन बेटा तुम किसी को पागल बना रहे हो, पागल बनाना इतना आसान नहीं है।
कि बस हाइड्रोजन जोड़ दे सर, नहीं, पागल बना रहे हो बेटा, और ताकत चाहिए। 2 पागल बनाना है, 2 एटीपी भी चाहिए, यानी 2 डायरेक्ट ताकत चाहिए और 2 इनडायरेक्ट वाला ताकत। तो 2 एटीपी आएगा, 2 एटीपी बन गए, और अब बन गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ पागल, PgAl। बोले सर करेक्ट, 1 पागल 3 कार्बन का, तो 2 पागल 6 कार्बन का। और ये पूरा प्रोसेस बच्चा यहां तक कहलाएगा रिडक्शन, यहां तक पूरा प्रोसेस रिडक्शन कहलाएगा। पहला प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन कहलाएगा, ये रुबिस्को वाला कार्बोक्सिलेशन। अब वाला रिडक्शन। कितने पागल? 2 पागल, 1 पागल 3 कार्बन, 2 पागल 6 कार्बन। ठीक सर, साइकिल नहीं चलाएंगे सर, दूसरा साइकिल नहीं चलेगा क्या? CO2 लगातार आ रहा है बेटा, स्टोमाटा खुला हुआ है, लगातार CO2 आ रहा है, CO2 आ रहा है। सबस्ट्रेट रहेगा तब तो, सबस्ट्रेट को तो तुम बेटा पागल बना दियो, जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है वो तो पागल में कन्वर्ट हो रहा है, तो दूसरा CO2 पकड़ाए में कैसे आएगा सर? बोले बात तो सही है। इसलिए इस RUBP को वापस से बनाना है, तभी तो दूसरा साइकिल चलेगा। RUBP 5 थे, 5 को पकड़ा, पागल बना दिया, अब कैसे होगा आगे का रिएक्शन? तो हमें RUBP बेटा नया बना के देना पड़ेगा, साइकिल को घुमाना पड़ेगा। बोले सर कैसे? पागल को बच्चा RUBP में कन्वर्ट करना है। बोले सर कैसे? पागल में कितने कार्बन? 6। 6 में से 1 कार्बन साइकिल को छोड़ देगा, 6 में से 1 कार्बन साइकिल को छोड़ देगा, और वो कार्बन बेटा बाहर निकल जाएगा। 1 कार्बन साइकिल को छोड़ के बाहर निकल गया, बचे कितने कार्बन? 5। ये 5 कार्बन बेटा RUBP में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो RUBP 5 कार्बन था, 1 कार्बन को बाहर ढकेले तो बाहर जाओ। अब मैं जा रहा हूं फिर से RUBP बनाना, वापस से RUBP को बनाना है, तब तो नेक्स्ट साइकिल चलेगा। इसलिए स्टेप 3 को कहा गया बेटा रीजेनरेशन, वापस से RUBP का बनना, रीजेनरेशन। आया समझ में? लेकिन इतना आसान थोड़ी है, इतना आसान थोड़ी है रीजनरेट करना। एक RUBP वापस से बनाना इतना आसान नहीं है। RUBP बनाने के लिए आपको बच्चा एक RUBP बनाना है तो आपको फिर से 1 ATP खर्च करना पड़ेगा। 1 RUBP रीजनरेट करना, 1 ATP वापस से खर्च करना पड़ेगा। तो टोटल देख लो, 3 ATP खर्च हुए। एक तो रिड्यूस करना है, 2 पागल बनाना है, 2 ATP। एक रीजनरेट करना है, 1 RUBP रीजनरेट करके बनाना है, 1 ATP और चाहिए। तो हमें बेटा टोटल 3 ATP खर्च हो चुके, और ये 3 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट है। पहला CO2 का जुड़ना, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा पागल में कन्वर्ट होना, रिडक्शन, और पागल को बेटा 6 कार्बन थे, 2 पागल में तो 6 कार्बन, उनमें से 1 कार्बन बाहर फेंको और बाकी 5 कार्बन को RUBP में कन्वर्ट करो, तभी तो दूसरा साइकिल कंप्लीट होगा। बोले सर कितने स्टेप में हो गया? तो पहला हो गया कार्बोक्सिलेशन, दूसरा हुआ रिडक्शन, और तीसरा हुआ रीजनरेशन। रीजनरेशन आपकी एनसीईआरटी पागल नाम नहीं लिखेगा, पागल PgAl कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है, तो एनसीईआरटी से ट्रायोज लिख देगी, एनसीईआरटी से ट्रायोज लिख देगा, क्योंकि ये शुगर 3 कार्बन का है तो इसे कह देगा एनसीईआरटी ट्रायोज शुगर बने। बोले सर पागल तो 2 थे, 6 कार्बन, 5 तो बन गए RUBP, 1 कार्बन बचा। ये 1 कार्बन कहां गया? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो साइकिल को छोड़ा 1 कार्बन, ये बेटा जाकर के 1 कार्बन जो बाहर निकला, ये कार्बन अब बनाएगा 1/6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, C6H12O6, साइकिल से 1 कार्बन बाहर निकल गया, और वो 1/6 ग्लूकोज के 6 कार्बन होते तो एक ही निकला है ना, तो 1/6 ग्लूकोज बनेगा, 1/6 ग्लूकोज बनने में इन्वॉल्व हो जाएगा। बोले सर तो ग्लूकोज बनाने में कितना कार्बन निकालना पड़ेगा? सोचो, एक साइकिल में 1 कार्बन निकला, 1/6 ग्लूकोज बनाया, तो तुम्हें 6 बार साइकिल चलाना पड़ेगा, 6 बार, 6 टर्न, 1 टर्न से 1 कार्बन, 2 टर्न से 2
कार्बन, 6 टन चलाओगे तो 6 कार्बन निकलेगा, और 6 कार्बन इक्विवेलेंट टू 1 ग्लूकोज बनेगा। तो क्वेश्चन तो आता है, एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 टन साइकिल चलाना पड़ेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, यहां तक कहानी एकदम क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां तक कहानी एकदम क्लियर है, तो मुझे बताइए फटाफट, चलो फटाफट एक बार हम लोग क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं। यहां देखिए ध्यान से, इस C3 पाथवे हमने जो पढ़ा C3 पाथ, चलिए सबसे पहले नाम बताइए, C3 पाथवे में सबस्ट्रेट का नाम क्या है? चलो आंसर करो, अब मेरा कोई काम नहीं है, तुम्हें बताना है। आप जाओ और C3 पाथवे कंप्लीट हो गया। ज्यादा बेटा लॉन्ग टर्म में सब नहीं पढ़ना है, सिंपल क्वेश्चन आता है, हम लोग रिसर्च करते हैं। अब मैं भी आसान भाषा में पढ़ाना सीख गया हूं, कम से कम पढ़ो। सबस्ट्रेट का नाम RUBP। चलो ये क्वेश्चन आता है, कितने कार्बन के, चलो लिखो। The substrate is the RUBP. How many the carbon containing is the substrate? Answer 5 कार्बन का। बोले ठीक है। RUBP में हमें जोड़ना है एक कार्बन का CO2। CO2 का जुड़ना, जबरदस्ती बेटा जोड़ रहे हो, तो जोड़ने के प्रोसेस को क्या करोगे? CO2 को जोड़ने को क्या कहोगे? बोलिए। तो फर्स्ट स्टेप में जबरदस्ती बेटा CO2 को जोड़ रहे हो, तो स्टेप का नाम कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। तो बताओ बच्चों लोग एंजाइम का नाम क्या देंगे? एंजाइम का नाम क्या देंगे? बोले सर CO2 को जोड़ना है सर, कार्बोक्सिलेशन कराना है, तो नाम होगा रुबिस्को। नाम होगा रुबिस्को, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ रहा है। हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। चलिए बताइए, फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का होगा? एकदम आसान से भाषा में, 5 है, एक जोड़ दिया तो कितने होते हैं? बोले सर 5 और 1 6 होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मैं भी कहा 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का प्रोडक्ट बना एक मॉलिक्यूल। ये अनस्टेबल है ना, तो 6 कार्बन पाथवे कहते हैं ना, C6 पाथवे कहलाता। याद रखना ये बेटा अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो ये बीच से 3 कार्बन टूटेगा, बीच से 3 कार्बन टूटेगा। तो बताओ ये 3 कार्बन वाला क्या बनेगा? बोलिए, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट का नाम बताइए। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट का नाम बताइए। बोले सर बहुत आसान है, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन का? सर 3 कार्बन का। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का, C3 साइकिल। C3 साइकिल हो गया। ये 1 मॉलिक्यूल PGA, तो कितने PGA बने? बोले सर 3 इधर और इधर, सर 2 PGA बन गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मैंने कहा बोला बेटा डिफिकल्ट, 2 मॉलिक्यूल PGA बने, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA है 3 कार्बन का, इसलिए C3 पाथ। अब देखो, इस PGA को बेटा हमें पागल बनाना है, इस PGA को मुझे पागल बनाना है। तो पागल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? PGA को रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। तो ये 2 पागल बनाना है, 2 पागल बनाना है, 2PGL बनाना है, 3 कार्बन वाले 2 पागल बनाना है। तो मुझे बेटा रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने के लिए हमें चाहिए 2 NADPH, ये डायरेक्ट ताकत 2 चाहिए, और 2 बेटा हमें ये डायरेक्टली ATP, 2 ATP, क्योंकि 2 पागल बनाना है। आगे वाले को देखो कितना पागल, 2 पागल तो 2 ATP, तो 2 पागल मतलब 6 कार्बन। बोले सर फिर तो साइकिल गड़बड़ नहीं हो जाएगा? सर अब पागल बना दे रहे हो, सब RUBP को पकड़ते हो पागल बनाते हो। तो सर RUBP रहेगा नहीं तो साइकिल अब आगे कैसे चलेगा? बात तो सही है, RUBP रहेगा नहीं तो आगे साइकिल चलेगा कैसे? तो हमने इस 6 कार्बन में से एक कार्बन को बाहर किया, ए निकल बाहर निकल, बचे कितने? 5 कार्बन, और उस 5 कार्बन को रीजनरेट कर दिया RUBP बनाने में, रीजनरेशन। कितने RUBP बने? एक मॉलिक्यूल, तो एक ATP खर्च, एक ATP खर्च हो गया। अब देखिए, अब देखिए सर एक कार्बन जो निकला था वो कहां गया सर?
2 पागल थे 6 कार्बन, 5 तो सर ठीक हो गए, ठीक हो गए। सर वो कार्बन एक पागल वाला कहां गया? वो कार्बन बेटा साइकिल को छोड़ दिया और वो 1/6 ग्लूकोज बनाया। ठीक है, तो अब बेटा फटाफट 7 क्वेश्चन इससे बनते, 7-8 क्वेश्चन बनते हैं, फटाफट आंसर कर दीजिएगा। चलो फटाफट आंसर कर दीजिएगा। चलिए पहला एक केल्विन साइकिल को चलाने होंगे। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा आवाज लैग किया होगा। हाँ हाँ, आवाज लैग किया होगा। चलो ठीक है, हाँ चलो फटाफट। मैं एक केल्विन पाथवे को रन करने में, C3 साइकिल को रन करने में कितने एटीपी और कितने NADPH रिक्वायर्ड होंगे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कितने एटीपी और कितने NADPH चाहिए? ठीक है, लेकिन थोड़ा वो एलियन वाले जो टेस्ट पेपर बनाओगे तो तुम्हें ट्रैप कर लेंगे। ध्यान से देखना, जब एलियन का पेपर बनाओगे तो तुम्हें बेटा फंसा देंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये होगा, एक रीजनरेशन करने में बेटा कितने एटीपी चाहिए? बोलेगा इन ए केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, हाउ मेनी एटीपी इज रिक्वायर्ड इन द रीजनरेशन प्रोसेस? तो तुम्हें बेटा 3 नहीं बोल देना है, बोले सर रीजनरेशन में 1 चाहिए था। और अगर पूछा गया केल्विन पाथवे में, C3 साइकिल में कितने एटीपी चाहिए रिडक्शन करने के लिए, तो आंसर बेटा 2 देना। तो जोश में मत कि सर केल्विन पाथवे में तो 3 खर्च होता है, और फिर सर सिली मिस्टेक हो गया, हम तो याद तो था सर, लेकिन वहां हमें लगा कि C3 पाथवे पूछ दिया था, वो हमने गलती से कर दिया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते क्यों नहीं? क्वेश्चन देखो ना, लिखा है रिडक्शन में पूछा, रीजनरेशन में पूछा, आसानी से पढ़ो फिर आंसर करो ना, कभी भी सिली मिस्टेक नहीं हुआ। चलो ठीक है, ये बताइए जो C3 साइकिल है वो कितने स्टेप का है? जो C3 साइकिल है कितने स्टेप का है? तीनों स्टेप का फटाफट नाम बताइए। चलो फटाफट, आप क्वेश्चन करो यार, अब खत्म हो गया। तीनों स्टेप का फटाफट नाम बता दीजिए। पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, और तीसरा रीजनरेशन। देखो रीजनरेशन जरूरी है, रीजनरेशन जरूरी है, नहीं तो बेटा CO2 को पकड़ेगा कौन? 1 सेकेंड में लाखों बार करना है, पकड़ेगा कौन? बोले ठीक है। अब बताइए ध्यान से, अब मुझे बताइए जो बेटा सबस्ट्रेट है वो कितने कार्बन कंटेनिंग है? सबस्ट्रेट कितने कार्बन कंटेनिंग है? ये क्वेश्चन आता है ना, ए मारूंगा थप्पड़, 3 कार्बन का तुझे सबस्ट्रेट दिख रहा है क्या? अरे सबस्ट्रेट पूछ रहा हूं, तू प्रोडक्ट बोलता है। सबस्ट्रेट कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। अगर पूछा प्रोडक्ट कितने कार्बन का, तब क्या आंसर करोगे? हाउ मेनी कार्बन कंटेनिंग इज अ प्रोडक्ट? तो ये बेटा थोड़ा सा, लेकिन तुम 3 कार्बन करना, तुम बेटा 3 कार्बन करना। अगर वो पूछ दे, अगर क्वेश्चन में देखो सिली मिस्टेक क्या होती, क्वेश्चन में पहले पढ़ो, लिखा है हाउ मेनी द कार्बन कंटेनिंग फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट। तो बेटा अनस्टेबल अगर लिख दिया तो बोले ओ 6 कार्बन, नाम हम नहीं पूछेगा, 6 कार्बन। अगर पूछ दिया बेटा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, तो बोले ओ 6 वाला तो टूट गया था, 3 कार्बन वाला। तो यही सिली मिस्टेक है, और तुम्हें लगता है सर आता तो था लेकिन हमने पढ़ा नहीं। स्टेबल और अनस्टेबल पूछ सकते हैं, बोले ठीक है। अब ध्यान से बताओ, एक ग्लूकोज बनाना है तो कितने टर्न, कितने बार C3 पाथवे, C3 साइकिल चलना चाहिए? एक ग्लूकोज बनाना है तो कितने टर्न रिक्वायर्ड है? आंसर बेटा 6, आंसर बेटा 6। बोले ठीक है सर। अब मुझे बताओ, तुम्हें अगर एक सुक्रोज बनाना है, अब मैं ट्रैप कर रहा हूं और तुम गलती करोगे, एक सुक्रोज बनाना है, कितने एटीपी और कितने NADPH इज रिक्वायर्ड? अगर एक सुक्रोज बनाना है कितने एटीपी और कितने NADPH चाहिए? ये क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं आंसर करो। एक सुक्रोज बनाना है तो बोले सर सुक्रोज बनाना है कैसे बनाएंगे? तो बेटा सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के आइसोमर है, यानी कि बेटा पूछ रहा है 2 ग्लूकोज बनाना है।
तो एक ग्लूकोज का पहले निकाल लो, उतना ही बेटा फ्रक्टोज का निकलेगा, दोनों को ऐड कर दो तो आएगा बेटा 36 एटीपी, 36 एटीपी और 24 एनएडीपी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना। आ गया क्वेश्चन, हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपी इज रिक्वायर्ड फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज। अब तुम बोले माल्टोज कहां, हमने पढ़ा ही नहीं माल्टोज। अरे भाई साहब, माल्टोज को तोड़ोगे तो 2 ग्लूकोज बनेंगे। एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 18 एटीपी, दूसरे ग्लूकोज को बनाने के लिए 18 एटीपी, तो 36 एटीपी तो रिक्वायर्ड हो जाएंगे और 24 एनएडीपी। अभी थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं, ये बताइए एक ग्लूकोज बनाने में ज्यादा एटीपी चाहिए या ज्यादा एनएडीपी चाहिए? थोड़ा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक ग्लूकोज बनाना है, ज्यादा क्या चाहिए, एटीपी या एनएडीपी? ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैं लॉजिक को खोलता हूं बेटा, थोड़ा सोचना स्टार्ट करो ना। तो बोलेंगे सर एक ग्लूकोज बनाना है सर 18 एटीपी चाहिए और एनएडीपी सर कितना चाहिए, 12। ये है ना? ध्यान से सर, तो लाइट रिएक्शन में सर तो दोनों इक्वल अमाउंट में बनते हैं ना। तुम तो बोलोगे ना सर यहां रिक्वायरमेंट देखो ना बेटा 18 और 12 है सर, तो फिर कैसे भरपाई करेंगे? यानी बेटा तुम्हें रोटियां 18 चाहिए और सब्जी बेटा पनीर 12 चाहिए, आलू 12 चाहिए और रोटी बेटा 18 चाहिए। तो बोलेंगे सर कैसे, मम्मी को क्या बोलेंगे? मम्मी को बोलेंगे बेटा रोटी ज्यादा बनाओ। इसलिए जब तुम जेड स्कीम चलाते हो, ये PS2 यहां से निकला, PS1 में आया, FNR में गया और ये बेटा NADPH बन गया, ये NADPH बन गया। नॉन साइक्लिक में जेड स्कीम में यहां पर क्या होता है, इस दौरान वाटर ग्रेडियंट बनेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, एटीपी बनेगा। तो जेड स्कीम में एटीपी भी बना, NADPH भी बने, इक्वल अमाउंट। बोले हाँ सर, तो ज्यादा तो सर रोटी बनाना है ना सर, इसलिए ज्यादा एटीपी बनाना है, इसलिए ये बेटा चुपचाप PS1 के हेल्प से यहां से साइक्लिक भी चला देगा। साइक्लिक में NADPH बनते नहीं, साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन निकला, PS1 में वापस से आ गया, FNR में जाएगा ही नहीं, लेकिन उस दौरान डायरेक्टली एटीपी बन जाएगा। इसलिए इस भरपाई को पूरा करने के लिए रोटी 18 और आलू 12 चाहिए, 6 का डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है, यानी कि लाइट रिएक्शन में एटीपी ज्यादा चाहिए। तो बोलेगा जरूरत पड़ेगा तो जेड स्कीम चला देंगे, दोनों इक्वल बन गए, 12 रोटी 12 आलू बन गया। अब 6 रोटी और बनाना है, तो साइक्लिक वाला है ना, साइक्लिक से केवल एटीपी बनता है। अब समझ में आया? इसलिए सेल में साइक्लिक भी चलना जरूरी है। नॉन साइक्लिक में दोनों इक्वल बने और एक्स्ट्रा भरपाई करने के लिए वो साइक्लिक से अपना काम कर लेगा, इसलिए नेचर में साइक्लिक को भी बनाया गया। बोले ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सेकेंड चीज, ये C3 पाथवे को ढूंढा किसने था? C3 पाथवे को बेटा ढूंढा किसने था? तो बोलेंगे सर, बोलिए नाम, बोलिए साइंटिस्ट का नाम बताइए। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा मेल्विन, कैल्विन एंड कोवर्कर। एनसीईआरटी अगर तुम पढ़ोगे तो वहां लिखा है मेल्विन कैल्विन तो लिखा है, साथ साथ लिखा है बेटा कोवर्कर, यानी कि उसका चपरासी भी। चपरासी कहना थोड़ा गलत है, मतलब उसके लैब में मेल्विन कैल्विन तो ही है, मेल्विन कैल्विन तो है ही है, साथ साथ उनके जो कोवर्कर है, चपरासी है, कोवर्कर एनसीईआरटी में लिखा है। कोवर्कर का थोड़ा नाम ढूंढिए, नहीं ढूंढना है कोई टेंशन नहीं, ठीक है। किस पे किया, किस पे किया C3 पाथ? अपने आप हो गया एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। तो याद रखिएगा बेटा, आई थिंक आपको याद होगा, यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेल्ला, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी क्लोरेल्ला, ये एक ग्रीन एल्गी है जिसपे उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और पूरा साइकिल के बारे में बताया, पूरे साइकिल का डिटेलिंग उन्होंने बताया कि ग्रीन एल्गी में जो क्लोरेला है उसके ऊपर में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया। सर कैसे किया होगा, सर कैसे किया होगा, चलो देखते हैं। इस पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा सा दिमाग खोल करके बनाइएगा, बनेंगे। देखिए उन्होंने बेटा जो RUBP लिया 5 कार्बन का, इसमें कोई छेड़छाड़ मत करो, RUBP 5 कार्बन का कोई टेंशन नहीं, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल। उन्होंने बेटा जो CO2 लिया
ये CO2 में जो कार्बन है वो 14 वाला ले लिया, यानी रेडियो एक्टिव ले लिया, कार्बन 14 वाला लिया, रेडियो एक्टिव लिया। बोले ठीक है, यानी कि तुम बॉटल ले लो, बॉटल में लाइट रिएक्शन हुआ, एल्गी है, ग्रीन एल्गी, क्लोरेला। अब CO2 डालो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो यहां कार्बन डाइऑक्साइड तुमने डाला है, उसमें जो कार्बन है वो 14 वाला रेडियो एक्टिव। बोले ठीक, अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, और अब इसको आएगा 6 कार्बन में कन्वर्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6। जैसे ही बच्चा तुमने डाला 0.3 सेकेंड के बाद में इस एल्गी में इसमें अल्कोहल डाल दो, इसके अंदर मिथाइल अल्कोहल डाल दो, अल्कोहल डाल दो, टॉक्सिक है, मर जाएगा। मरने के बाद में बेटा देखो तुम्हारा रेडियो एक्टिव वाला कार्बन कहां जाके फंस गया। तुमने रेडियो एक्टिव कार्बन लिया, अब ट्रेसिंग करना आसान है, तुमने बेटा तुरंत 0.3 सेकंड हुआ, डार्क रिएक्शन स्टार्ट हुआ, डाल दी। अब चेक करो, एल्गी को निकालो, उसके अंदर प्रोडक्ट ढूंढो, अरे मेरा तो रेडियो एक्टिव वाला 6 कार्बन में फंसा पड़ा है। बोले ओ समझ में आया, यानी पहले 6 कार्बन प्रोडक्ट में ये कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। बोले ठीक है, ठीक है। अब देखा गया क्या है, अब दूसरे दिन फिर से एक्सपेरिमेंट करो, CO2 डालो रेडियो एक्टिव वाला, दूसरा ले लिया क्लोरेला, CO2 को पकड़ा। इस बार बेटा 0.6 सेकेंड वेट करो, यानी थोड़ा देर वेट करो ना, इतना हड़बड़ाहट क्यों है, नोबेल प्राइज तुम्हें दे रहा हूं, टेंशन मत लो। 0.6 सेकेंड थोड़ा टाइम हो गया, यानी कि अब देखो, अब एल्गी को मारो, तो देखा यहां तो PGA बन रहा है, यहां तो बेटा PGA 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है। तुम्हारा रेडियो एक्टिव वाला जो कार्बन है वो तो 3 कार्बन में चला गया। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि जो 6 कार्बन वाला वो टूट करके 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया, क्या बना, PGA। तो पता चलो यानी कि मेरा कार्बन पहले 6 कार्बन में था, अब 3 कार्बन में आ गया परसों। अब 0.9 सेकंड के बाद में किल करो तो देखे ये तो पागल में चला गया, जो रेडियो एक्टिव कार्बन है वो पागल में चला गया। नेक्स्ट डे देखो बेटा ये पागल को छोड़ करके बाहर निकल गया, तुम्हारा वाला जो कार्बन रेडियो एक्टिव वाला वो तो बाहर निकल गया और वो ग्लूकोज बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी पागल के 5 कार्बन RUBP बना रहे। आ गया समझ में? तो उन्होंने बेटा स्टेप वाइज इसको डिटेक्ट किया, पहले तुम्ही को मार दूं, तुम्हारे अंदर में जो प्रोडक्ट बना निकाल के देख लूं, पहले क्या बना, तुम्हारे अंदर CO2 डालूं और तुम्हें मार दूं, देखे CO2 कहां गया, कार्बन कहां गया, 6 कार्बन वाले में। अगले दिन थोड़ी देर के बाद मारूं तो देखे 3 कार्बन में, अगले दिन और लेट से मारूं तो देखे कि वो पागल में चला गया, और लेट से मारूं तो बेटा पागल को छोड़कर बाहर निकल गया। तो इसे पूरा उन्होंने डिटेक्ट कर लिया, पूरा का पूरा, ठीक है, पाथवे को डिटेक्ट कर लिया गया, जिसे आप ऑटो रेडियोग्राफी कहते हो ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पे काम किया, आंसर बेटा क्लोरेला। अगर ऑप्शन में हाई फाई आ गया, क्लोरेला के अलावा एक और एल्गी लिया था सैंडेस्मस, सैंडेस्मस नाम के एल्गी पे भी उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो अगर देखो क्लोरेला से क्वेश्चन बन जाए, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया तो याद रखना बेटा सैंडेस्मस भी एक एल्गी था, उस पे भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये चीज को डिटेक्ट किया था। चलो तो मेरे में से सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को आज में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, सबको समझ में आ गया। क्योंकि अभी मैं आगे वाला पार्ट कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, फोटो रेस्पिरेशन ये तो पूरा एक दिन का है। तो अगले दिन हम लोग आराम से करेंगे C2 पाथवे, जो इस बार क्वेश्चन आया। सर C4 क्यों बना बताऊंगा, सर कैम क्या होता, इसमें थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है। चलो इसमें कुछ समझने वाला पार्ट है, तो हम लोग अगले क्लास में इसे करेंगे, और मेरे में से यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, फिर भी मैं 10 क्वेश्चन पूछ लेता हूं, चलो फटाफट 10 क्वेश्चन पूछता हूं। चलो पहला क्वेश्चन, हु इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द PS1? Who is the primary electron acceptor in the PS1? Who is the primary electron acceptor in the PS1? 10 क्वेश्चन पूछता हूं, देखता तुम्हारा क्या तैयारी है। मारूंगा मैं, सबका गलत है, सबका गलत है, सबका गलत है। हसनैन का केवल सा है, अरे थप्पड़ मारूंगा मैं। तुम लोगों को पूछता हूं मैं PS1 तो ये बोलती है PS2 का। अरे भाई साहब कौन लिखा रे OES?
अरे क्यूनोन, अरे भाई साहब मैंने 2 का नहीं पूछा रे भाई, मैंने 1 का पूछा है, यही तो क्वेश्चन को ट्रैप करता हूं सर, सिली मिस्टेक हो गया। अरे भाई अंधा हो, सुना ही नहीं दे रहा है कि मैंने 1 पूछा या 2 पूछा, इतना तो आना चाहिए ना। अगर 2 का पूछता तो आंसर होता फियोफाइटीन, क्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन, जो बोलना था। मैंने 1 से पूछा तो 1 का आंसर होगा एफईएस, एफआरएस, जो बोलना है। आया समझ में? चलो ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। OEC is attached with the PS1, PS2. OEC complex is attached with the OEC oxygen evolving complex या water splitting complex is attached with the PS2. ठीक है, अब बताओ भाई साहब, ज्यादा बेटर तो साइक्लिक है, ए नॉन साइक्लिक है। ये वाला 2 से गया, यहां से यहां आया, यहां से FNR में गया, यहां से NADPH में आया। तो मुझे पता है बेटा साइक्लिक चलता कब है, साइक्लिक चलता कब है, ज्यादा बेटर तो नॉन साइक्लिक है, जेड स्कीम है। तो आपको आंसर बहुत अच्छे से याद आना चाहिए, एनसीईआरटी का लाइन है सर। अगर ना 680 से ज्यादा वेवलेंथ का आ गया तो क्या करेगा, अब बताओ। PS2 तो बोलता है मैं 680 तक को पकड़ूंगा, और 680 से ज्यादा वेवलेंथ का आ गया तो क्या करेगा, केवल PS1 पकड़ेगा। और PS1 केवल पकड़ेगा तो वो सर नॉन साइक्लिक नहीं चलाएगा, साइक्लिक चलाएगा। तो साइक्लिक चलाने के लिए अगर PS जो आपका वेवलेंथ 680 से ज्यादा आ गया तो क्या करेगा। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, अब बताइए, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करना है। मैंने एक एल्गी ले लिया और एल्गी पे मैंने लाइट डाला, मुझे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज कराना है, मुझे कितने फोटोन की जरूरत पड़ेगी, मुझे कितने फोटोन की जरूरत पड़ेगी। बेटा दिमाग में अच्छे से सोच करके सब क्वेश्चन को बेटा एनालाइज कीजिए, दिमाग में इमेज बनाइए। दिमाग में बच्चा इमेज बनाइएगा ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैंने हमेशा बोला बेटा अपने दिमाग में जेड स्कीम का फिगर बना लो। ये PS2 है, 2 लाइट गिरा, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, फियोफाइटिन में जाए PQ में जाए मुझे कोई मतलब नहीं। इसी दौरान 2 लाइट गिरा PS1 पे, 2 लाइट PS1 पे गिरा, और ये गया कहां, FRS में गया, NADP रिडक्टेज में गया, लास्ट में NADPH में चला गया, मुझे उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन सर इस एक जेड स्कीम चलाने में देखिए ना 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, और इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा सर, इलेक्ट्रॉन का जो डोनर है वो वाटर है, वाटर टूटता है, वाटर टूटेगा और ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा, हाफ मॉलिक्यूल, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। एक जेड स्कीम चलाने में एक वाटर टूटता है, मैंने क्या बोला, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करना है, यानी इक्विवेलेंट टू 2 जेड स्कीम। और 2 जेड स्कीम चलना है तो देखिए ना बच्चा, एक जेड स्कीम चलने में 2 फोटोन, 2 फोटोन, 4 फोटोन चाहिए, 4 फोटोन चाहिए तो एक जेड स्कीम चलेगा। तो एक वाटर टूटेगा तो हाफ ऑक्सीजन रिलीज होंगे। और क्वेश्चन में क्या आया, एक मॉलिक्यूल, यानी 2 जेड स्कीम, 8 फोटोन। आ गया समझ में? तो ये सब ऐसे बेटा आपको एनालाइज करना, ऐसे ध्यानपूर्वक सीखना है। चलो बता, who is the primary electron acceptor in the PS2? Who is the primary electron acceptor in the PS2? ठीक है, नहीं PQ is not the ठीक है, आप ज्यादा बेटर होता, मैंने बोला ना फियोफाइटिन बोलो, फियोफाइटिन बोलो। ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग PQ चलेगा ना, फियोफाइटिन, क्यूनॉन। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा, क्वेश्चन को अच्छे से देखना उसके बाद आंसर करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय व्हिच साइंटिस्ट? कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय व्हिच साइंटिस्ट? कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय व्हिच साइंटिस्ट? याद रखना बेटा पीटर मिशेल ने दिया। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बताइए इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एक पिगमेंट है, जो पिगमेंट नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो कॉपर कंटेनिंग है, मोबाइल कैरियर है, उसका नाम बताइए। मोबाइल कैरियर है,
कॉपर कंटेनिंग है, तो याद रखना है इसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। दिस इज द पीसी प्लास्टोसाइनिन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओईसी का लोकेशन बताइए। ये देखता हूं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ओईसी का लोकेशन बताइए। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ओईसी? ओईसी जो है उसका लोकेशन कहां है? मेरे में से आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। यहां पर देखिए बेटा, ये थैलेक्वाइड है, थैलेक्वाइड के इनर साइड, ऐसे नहीं बोलना पीएच2 के नीचे, सबको आता है कहां पीएच2 के नीचे, तो बोलेगा इनर साइड ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, यहां पास है, ल्यूमेन में नहीं है, इनर साइड ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। और सर एफएनआर का है आउटर साइड ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन ना, तो ये चीज याद रखिएगा, आउटर साइड ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन ये एफएनआर है, इनर साइड में कौन है? ओईसी है। चलिए ठीक है, तो मेरे में से सारे क्वेश्चन लगभग लगभग बन जाएंगे, अब कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया, हु इज द फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट इन द C3 cycle? Who is the first unstable product in the C3 cycle? तो बोलना सर कुछ है, आप पढ़ लीजिएगा, आपके मटेरियल में गिवन है, उसका नाम भी गिवन है, लेकिन याद मत रखिएगा। बस याद रखिएगा 6 कार्बन है, कीटो कंटेनिंग कुछ कंपाउंड है, उसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है। ठीक है, तो छोटे छोटे जो गलतियां हैं उसको सुधारिए। जैसे मैंने पूछा बेटा माल्टोज बनने में कितने एटीपी चाहिए, फंस जाते हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें ग्लूकोज का याद है, तो बेटा ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर के माल्टोज बनते, तो ऐसे क्वेश्चन में गलतियां नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ आमिर, अरे काहे के लिए याद किया है, आमिर ने बता दिया, 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 1,5 बिस फॉस्फोराइबोटॉल, मुझे भी याद नहीं, राइबो मतलब 5 कार्बन इधर है, एक बेटा कार्बोक्साइल ग्रुप है। ठीक है, वो सब कर लेगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो फोटो रेस्पिरेशन, आपका C4 पाथवे और कैम पाथवे को हम लोग करेंगे। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो मेरे उनसे तुम्हें फोटोसिंथेसिस अब सही से समझ में आ रहा होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है, जितना तुम लोग डर